चोरनी कहीं की, तुमने ये लकड़ियाँ मेरे घर से चुराई हैं। अरे अरे नहीं कभी बहन, मैं ये लकड़ियाँ घने जंगल से लाई हूँ। हाँ, मुझे सब पता है। बड़ी सीधी साधी बनने का नाटक करती हो। पिछले हफ्ते भी तुमने मेरे पेड़ के नीचे से दाना चुरा कर खाया था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो दाना आपका था। मैं सब जानती हूँ, तुम जैसी भी कारण चिड़ियाओं को। चल अब भाग जा यहाँ से, दोबारा मेरे घर के पास नजर ना आना। मानो चिड़िया रोती हुई वहाँ से अपने घोंसले में चली जाती है। थोड़ी दूर कबूतर और तोता बैठे उन दोनों की बातें सुन रहे थे। तोते यार, ये कभी बहुत बुरी है, जब देखो चिड़िया से लड़ती रहती है। हाँ कबूतर, तुम्हें तो पता है ये काली कवि किसी को भी अपने पेड़ के पास भटकने नहीं देती। पिछली बार गलती से मैं इसके घर के पास चला गया था, तब इसने मुझे बहुत मारा था। बेचारी मानो चिड़िया तो बहुत मेहनती है, वो तो दिन रात अपनी बेटियों के लिए मेहनत करती है। मानो चिड़िया की 3 नन्ही बेटियां थी, मीना, मुन्नी और गुड्डी। वो तीनों बेटियां पढ़ना चाहती थी और बड़े ख्वाब देखती थी। मामा, हम तीनों बहनों को पढ़ने के लिए बड़े स्कूल में जाना है और आपको तो पता है कि वो विदेश के जंगल में है। देखना मामा, हम तीनों बहनें पढ़कर आपका नाम रोशन करेंगी और हमारी गरीबी के दिन भी गुजर जाएंगे। हाँ बेटियों, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम तीनों पढ़ लिख कर जंगल का नाम रोशन करो। तुम तीनों चिंता नहीं करो, मैं कुछ करती हूँ। अगले दिन मानो चिड़िया बिजली कपी के पास जाती है। कपी बहन, मेरी बेटियाँ तीनों पढ़ना चाहती हैं, मैं उन्हें विदेश के जंगल में भेजना चाहती हूँ। तुम तो बहुत अमीर हो, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं मेहनत करके तुम्हें वापस दे दूंगी। तुम जैसी भी कारण चिड़िया क्या अब आसमान को छूने के ख्वाब देख रही हैं? जबकि उड़ना तुम्हारे बस में नहीं है। बिजली बहन, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दे, मैं थोड़े थोड़े करके आपको वापस कर दूंगी। अच्छा, अब कह ही रही हो तो मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? जब तक तुम मुझे पैसे नहीं लौटाओगी तब तक तुम मेरे घर में नौकरानी बनकर काम करोगी और दिन रात मेरे लिए दाना भी लाओगी। ठीक है कपी बहन, मुझे मंजूर है। चल अब लग जा काम पर, काम करके पैसे लेकर चली जाना। फिर मानो चिड़िया बिजली कपी के घर के सारे काम करती है। वो जंगल से दाना ढूंढ कर लाती है और शाम को रसोई बनाकर पैसे लेकर अपने घर चली जाती है। क्या हुआ मम्मा, आज इतनी देर क्यों करती? हमें भूख लगी है। मुन्नी बेटी, आज जंगल में काम करने गई थी, तुम लोगों के लिए पैसे जमा किए हैं। अब तुम तीनों अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि तुम तीनों कल जा रही हो विदेश के जंगल में। ये सुनकर मानो चिड़िया की बेटियां बहुत खुश हो जाती हैं। ठीक है मम्मा, हम अपना सामान पैक करती हैं, तब तक आप हमारे लिए भोजन बना दें। फिर मानो चिड़िया रसोई में चली जाती है। वो अपनी बेटियों के लिए भोजन बनाने लगती है। मेरी बेटियां ही मेरी दुनिया है, अगर ये खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। अगले दिन मानो चिड़िया कबूतर चाचा के साथ अपनी तीनों बेटियों को विदेश के जंगल में भेज देती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया दुगना काम करना शुरू कर देती है। सुबह को वो कपी के घर काम करने जाती और दूसरे समय वो बाकी पक्षियों के घरों में भी काम करती थी। चिड़िया बहन, तुम इतने काम कर रही हो, तुम बीमार हो जाओगी। तोते भैया, अपनी बेटियों के लिए मुझे ये सब करना होगा। तुम्हें तो पता है मेरी बेटियों में मेरी जान है, वही मेरी खुशी है। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो कपी का कर्ज कैसे दूंगी? बस अब मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन मेरी नन्ही परियां आसमान छू लेंगी। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। चिड़िया अब भी कपी के घर में काम करती थी। एक दिन चिड़िया सोचती है, अब तो मेरी बच्चियां लौटने वाली हैं, आज तो मैं उन्हें देखकर जी लूंगी। शाम हो जाती है। चिड़िया की बेटियां विदेश के जंगल से लौट आती हैं। मानो चिड़िया खुशी खुशी अपनी बच्चियों के पास जाती है। अरे आओ मेरी बेटियों, मेरे पास आओ। लेकिन चिड़िया की बेटियां मुंह मोड़ लेती हैं। अरे हटिए माँ, हमें बहुत थकन है, जरा हमें भोजन ला कर दीजिए, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, मैं भी ना, तुम तीनों थकी हुई होगी, चलो मैं आप तीनों को भोजन देती हूँ। फिर मानो चिड़िया अपनी तीनों बेटियों को भोजन देती है।
मम्मा, ये कैसा भोजन है? ये तो बस दाल चावल है। हमें तो बिरयानी खानी थी। मुन्नी, हमारी माँ को भला कहाँ बिरयानी बनाने आती है? इन्होंने तो कभी अपनी जिंदगी में खाई भी नहीं होगी। हाँ बहना, तुम ठीक कह रही हो। मानो चिड़िया तो चुपचाप अपनी बेटियों की बातें सुनती रहती है। रात को जब बेटियां सोने लगती हैं तो अपनी माँ से कहती हैं, माँ, इस घर में तो हमें बहुत गर्मी लग रही है। आपने अभी तक अपना अच्छा और पक्का घर नहीं बनाया। हाँ माँ, एक एसी ही लगवा ली थी। आपको तो पता था ना कि आपकी बेटियां लौट कर आ रही हैं। भला वो ऐसी गर्मी में कैसे रहेंगी? बच्चों, मुझे नहीं पता था कि आप तीनों को एसी में सोने की आदत है। तुम तीनों चिंता नहीं करो, मैं कल तक इंतजाम कर दूंगी। फिर मानो चिड़िया की तीनों बेटियां सो जाती हैं और चिड़िया अपने घर के बाहर आ जाती है। ए ऊपर वाले, ये सब क्या है? मैंने तो सोचा था कि मेरी बच्चियां पढ़कर आएंगी और मेरा सहारा बनेंगी, लेकिन ये तीनों तो बहुत बदल गई हैं। अगले दिन मानो चिड़िया सुबह सवेरे झील के खेतों में जाती है और वहाँ काम करने लगती है। वो कड़ी धूप में गंदम की फसल काटती है और शाम को बिजली कवि के घर काम करने जाती है। कुछ महीनों मेहनत करने के बाद मानो चिड़िया अपनी बेटियों के लिए एसी ले लेती है। बच्चों, अब ठीक है ना? अब तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। हाँ माँ, ये ठीक है। अब से हम तीनों ही इस कमरे में सोएंगी, आप दूसरे कमरे में सोना। हाँ, वैसे भी मम्मा को थोड़ी ना आदत है एसी में सोने की, ये तो बीमार हो जाएंगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मुझे ऐसी आदत नहीं है। तुम तीनों आराम से सो जाओ। अपनी तीनों बेटियों को सुलाकर मानो चिड़िया खुद घर के बाहर आ जाती है। मानो चिड़िया की तीनों बेटियां अब नौकरी करने लगी थीं, लेकिन वो अपनी माँ को अपनी तनख्वाह के पैसे नहीं देती थी। माँ, आप भला इन पैसों का क्या करेंगी? वैसे भी आप तो सूखा दाना खाकर भी रह लेंगी, लेकिन हमें बहुत कुछ खरीदना है, इसलिए ये पैसे हम आपको नहीं दे सकते। मानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खामोशी से वहाँ से चली जाती है। रात के अंधेरे में वो एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। शायद मेरी बेटियां अब बहुत बड़ी हो गई हैं, अब उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं रही, मैं ही इनके लिए बोझ बन गई हूँ। तभी वहाँ तोता आ जाता है। चिड़िया बहन, तुम यहाँ अंधेरी रात में क्यों बैठी हो? चलो, तुम्हारी बच्चियाँ तुम्हें ढूंढ रही होंगी। नहीं तोते भैया, अगर उन्हें मेरी ज़रूरत होगी तो वो खुद आ जाएंगी। मानो चिड़िया ऐसे बैठी रो रही थी। तोता वहाँ से चला जाता है और वो मानो चिड़िया की बेटियों के पास जाता है। तुम तीनों को शर्म नहीं आती? तुम्हारी माँ ने तुम्हें पढ़ाने के लिए उस बिजली कवि से पैसे उधार लिए, उसका कर्ज वो आज तक उतार रही है। तुम्हारी हर जरूरत पूरी करने के लिए वो सुबह से लेकर शाम तक काम करती है। जब तुम यहाँ नहीं थी वो बीमार थी, वो तो अपने घोंसले से उठ भी नहीं सकती थी, फिर भी उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और तुम तीनों के लिए वो दिन रात मेहनत करती रही। और आज जब तुम तीनों कमाने लग गई हो तो अपनी माँ को भूल गई हो। तुम तीनों को तो शर्म आनी चाहिए। ऐसा कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता। तेज बारिश में सर पर टोकरी उठाए मम्मा चिड़िया पूरे जंगल में सब्जी बेच रही थी। सब्जी लो सब्जी, ताज़ा ताज़ा सब्जी, आलू टमाटर भिंडी करेला सब लो। सब्जी लो सब्जी। चिड़िया रुको रुको, मुझे 1 किलो हरी मिर्ची देती जाओ। अरे तोती बहन, इतनी मिर्ची का आप क्या करने वाली हैं? चिड़िया, मेरी माँ आई हुई है दूसरे जंगल से, वो मिर्ची का अचार बहुत अच्छा बनाती है, बस इसीलिए मैं अपनी माँ से मिर्ची का अचार बनवा रही हूँ। पूरे जंगल में तुम्हारी सब्जी ही बहुत ताज़ा होती है। हाँ तोती बहन, क्योंकि मैंने अपने खेत में ताज़ा सब्जियाँ उगा रखी हैं। फिर मानो चिड़िया बारिश में आगे बढ़ती है। चिड़िया, जरा यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। जी कवि बहन, बताइए क्या लेना है आपको? आलू और भिंडी दे दो। बिजली बहन, पिछले 30 रुपए रहते हैं आपके। हाँ हाँ, सब याद है मुझे, पहले सब्जी तो दो, पैसे भी देती हूँ। फिर बिजली कवि चिड़िया से सब्जी ले लेती है।
पिछली बार जो टमाटर देकर गई थी वो सारे गले सड़े थे। चल अब भाग यहाँ से, कोई पैसा नहीं है मेरे पास। तेरे वो गले सड़े टमाटर खाने से 2 दिन तक मेरे पेट में दर्द होता रहा है। अगर सब्जी के पैसे नहीं दोगी तो पेट में दर्द तो होगा, देखना कभी दर्द तो अब भी होगा। मानो चिड़िया ऐसा कहते हुए अपनी टोकरी उठाती है और वहाँ से चली जाती है। बिजली, क्या बना रही हो आज? आलू और भिंडी। बिजली, मेरा तो आज गोभी खाने को मन कर रहा था। पहले ही चिड़िया मुझे ढेर सारी बातें सुना कर गई है, वो तो आज भी मैंने उससे धोखे से ली है सब्जी। उस चिड़िया का भी कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, सब डरते हैं मुझसे। लेकिन ये छोटी चिड़िया हमेशा मेरा मुकाबला करती है। अगली सुबह जब मानो चिड़िया जंगल में सब्जी बेचने जाती है तो वो बिजली कपी के घर की ओर नहीं जाती। मानो चिड़िया जंगल के दूसरे हिस्से में सब्जी बेच रही थी। बिजली कपी तो अपने घर के बाहर बैठी चिड़िया का इंतजार कर रही थी। ये चिड़िया अभी तक क्यों नहीं आई? लगता है बहुत सियानी हो गई है, लेकिन मैं भी सब्जी उसी से ही लूंगी। फिर बिजली कपी अपनी टोकरी लेकर वहाँ से उड़ती है। मानो चिड़िया दूर से ही बिजली कपी को आता हुआ देखकर अपनी टोकरी उठाकर वहाँ से भागती है, मगर बिजली कपी भी चिड़िया के पीछे पीछे जाती है। चिड़िया रुको रुको। बिजली, मुझे जाने दो, मेरा काम का समय है। तो मैं कौन सा तुम्हारे साथ खेलने आई हूँ? बादल की तनख्वाह 1-2 दिनों में मिल जाएगी, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें सारे पैसे ही दे दूंगी। जो भी हो बिजली, लेकिन आज तुम्हें उधार सब्जी नहीं मिलेगी, तुम चली जाओ यहाँ से। अच्छा, तो फिर मेरे मोहल्ले की ओर भूल कर भी मत आना, वरना बहुत पिटोगी। तुम चिंता ना करो, मैं जाऊंगी भी नहीं तुम जैसे भूखी के मोहल्ले में। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया चली जाती है। बिजली, इस छोटी चिड़िया ने तेरी इतनी बेइज्जती की, अब तो बदला लेना ही पड़ेगा। बादल, बादल जी, उस छोटी चिड़िया ने सबके सामने मुझे तुम्हारी प्यारी पत्नी को बुरा भला कहा, और वो मोटी चोंच वाला तो मेरी तरफ देख देख कर हंस रहा था। बिजली, तुम चिंता ना करो, ना रहेगी चिड़िया की सब्जी और ना बेचेगी वो जंगल में सब्जी। मैं आज रात ही चिड़िया का सारा सब्जियों का खेत बर्बाद कर दूंगा। मेरा सुंदर पति बहुत प्यार करता है मुझसे। मानो चिड़िया सारा दिन जंगल में सब्जी बेचने के बाद अपने घर चली जाती है। रात हो जाती है। बादल कप्पा अपने घर से निकलता है। वो सीधा मानो चिड़िया के खेत में जाता है और वो चिड़िया के खेत से सब्जियां तोड़ तोड़ कर फेंकने लगता है। अभी बादल कप्पे ने कुछ सब्जियां तोड़ी ही थी कि झाड़ियों से सांप निकल आता है। वो आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ता है और चुपके से बादल कप्पे को डस लेता है। बचाओ, सांप, सांप, मुझे सांप ने डस लिया है। मगर वहाँ तो कोई भी नहीं था जो बादल कप्पे को बचाता। कप्पा गिरता है और वहीं मर जाता है। अगली सुबह हो जाती है। बादल अभी लौट कर नहीं आया, मुझे जाकर देखना होगा। मानो चिड़िया, बंटी कबूतर और तोता सभी कप्पे के पास जमा थे। बेचारे को सांप ने डस लिया और ये मर गया। देखो तो सही, मरा भी चोरी करते हुए। मौत तो अच्छी आ जाती इस कप्पे को। दोस्तों, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तभी बिजली कप्पी भी वहाँ आ जाती है और अपने मरे हुए पति को देखकर रोने लगती है। बादल, बादल जी, मुझे छोड़कर ना जाना, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी। बिजली, ये कुछ सब्जियां मरने से पहले बादल ने तोड़ी थी, तुम ये अपने साथ ले जाओ, शायद इन्हें खाने से तुम्हारा पेट भर जाए। ये सुनकर बिजली कप्पी बहुत शर्मिंदा होती है, लेकिन बादल कप्पा अब कौन सा लौट कर आने वाला था। मानो चिड़िया और बिजली कप्पी इंसानों की बस्ती की ओर जाती हैं। वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। उन दोनों के सामने एक हलवाई की दुकान थी। हलवाई अपनी दुकान पर गरम गरम गुलाब जामुन बना रहा था। लगता है इन पक्षियों का भी गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है। मैं इन्हें एक गुलाब जामुन दे देता हूँ। चाचा हलवाई एक गुलाब जामुन उठाकर थोड़ी दूर रख देता है।
पक्षी पक्षी ये खा लो, ये तुम्हारे लिए है। बिजली बहन, वो देखो, इंसान ने हमारे लिए गुलाब जामुन रखा है। चलो जल्दी से जाकर खाते हैं। फिर मानो चिड़िया और बिजली कभी वहाँ जाती हैं। चिड़िया अपनी चोंच गुलाब जामुन को लगाती है। रुको रुको बिजली, ये गुलाब जामुन तो बहुत गर्म है, हमारी चोंच जल जाएगी। लेकिन लालची कभी कहाँ रुकने वाली थी, वो तो गरम गरम गुलाब जामुन ही खाने लगती है। मानो चिड़िया बिजली कभी को देखती ही रह जाती है और बिजली कभी सारे का सारा गरम गरम गुलाब जामुन खा लेती है। बिजली, तुम बहुत बुरी हो, मैं आज के बाद तुम्हारे साथ भोजन लेने कभी नहीं आऊंगी। तुमने पूरा गुलाब जामुन खा लिया और मुझे दिया भी नहीं। हा 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 हा, मैंने कौन सा रोका था तुम्हें, तुम भी खा लेती। फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो जंगल से दाना ढूंढकर अपने घोंसले में चली जाती है। आधी रात को बिजली कभी की चोंच में दर्द होने लगता है। वो तो चोंच खोलकर बैठी हुई थी। मर गई, हाय मैं मर गई, अब कहाँ जाऊं। बिजली कभी रो रही थी और रोते हुए मानो चिड़िया के दरवाजे पर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है बाहर? मैं हूँ बिजली कभी, दरवाजा खोलो चिड़िया। फिर मानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया बहन, देखो देखो, मेरी चोंच में सूजन हो गई है, मैं दर्द से मर रही हूँ। बिजली, अगर गरम गरम गुलाब जामुन खाओगी ऐसा तो होगा ही। चिड़िया चिड़िया मेरी बहन, प्लीज मेरी मदद करो। अच्छा अच्छा, चलो अब मेरे साथ नदी पर चलो। फिर मानो चिड़िया बिजली कभी को अपने साथ नदी पर ले जाती है। बिजली, अब अपनी चोंच को थोड़ी देर नदी के ठंडे पानी में डालो। फिर बिजली कभी ऐसा ही करती है। अब जाकर थोड़ा सुकून मिला, अब मैं कभी भी कोई गर्म चीज नहीं खाऊंगी। मुझे पता चल गया कि गर्म चीज खाने से चोंच में बहुत दर्द होता है। अगली सुबह मानो चिड़िया और बिजली कभी फिर से इंसानों की बस्ती की ओर चली जाती हैं। किसान की पत्नी आंगन में बैठी आलू के पराठे बना रही थी। पक्षियों, ये लो, ये पराठा खा लो। किसान की पत्नी आधा पराठा चिड़िया और बिजली कभी को देती है। मानो चिड़िया अभी देख ही रही थी कि बिजली कभी जल्दी से वो गरम गरम आलू वाला पराठा खा लेती है। माँ जी, वो पराठा तो इस कवि ने खा लिया, मुझे भूख लगी हुई है। किसान की पत्नी आधा और पराठा उन दोनों के सामने रख देती है। बिजली कभी वो आधा पराठे का टुकड़ा उठाकर वहाँ से उड़ जाती है। मानो चिड़िया शर्म के मारे और पराठा नहीं मांगती और वो बिजली कभी के पीछे पीछे जाती है। बिजली कभी छत पर बैठी पराठा खा रही थी। बिजली, मुझे भी दो पराठा। देती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कभी वो गरम गरम पराठा पूरा खा लेती है। बिजली की आंखों में पानी आ जाता है क्योंकि पराठा बहुत गर्म था। इस बार बिजली कभी का मुंह ज्यादा जल जाता है, लेकिन वो मानो चिड़िया को नहीं बताती। वो तुरंत जंगल जाती है और नदी पर जाकर अपनी चोंच नदी में रखती है। लेकिन इस बार तो ठंडे पानी से भी बात नहीं बनती क्योंकि कभी की चोंच में तो अब छाले बन गए थे। वो नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। हाय हाय मैं मर गई, मेरी चोंच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी मानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। और खाओ गरम गरम पराठा, मैंने तुम्हें मना भी किया था। कल का गरम गरम गुलाब जामुन और आज का गरम गरम पराठा, ये खाने से तुम्हारे मुंह में घाव हो गया है। अब तो उल्लू वैद्य से टीका ही लगवाना होगा। नहीं चिड़िया, मुझे टीके से बहुत डर लगता है। तो फिर ठीक है बिजली, जब तक तुम्हारी चोंच ठीक नहीं हो जाती तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। फिर कभी चिड़िया के साथ उल्लू वैद्य के पास जाती है। उल्लू वैद्य बिजली कभी को टीका लगाता है। हुई माँ, मर गई। अरे कभी, आप कभी दोबारा कोई गर्म चीज न खाना। वापिस आते हुए वो दोनों फिर से इंसानों की बस्ती की ओर जाती हैं और हलवाई चाचा उन्हें जलेबी देता है। चिड़िया वो जलेबी खाती है। बिजली, ये जलेबी तो बहुत स्वादिष्ट है, लो तुम भी खा लो। नहीं नहीं चिड़िया, ये गर्म होगी, मैं नहीं खाऊंगी। नहीं बिजली, ये ठंडी जलेबी है, तुम इसे खा लो। बिजली कभी अपनी चोंच खोलती है, लेकिन उसकी चोंच में दर्द शुरू हो जाता है। बस वो जलेबी को देखती ही रह जाती है और चिड़िया मजे मजे से वो सारी जलेबी खा जाती है।
बिजली बहन इसीलिए तो कहते हैं कि ज्यादा के लालच में थोड़े से भी चाहते हैं। अब दोबारा कभी गरम गरम चीज मत खाना। बिजली रोते हुए अपना सर हिलाती है और वो दोनों सहेलियां वापस अपने जंगल लौट जाती हैं। बिजली कभी तेज बारिश में कबूतर के आमों के बाग में जाती है। कबूतर भैया, मुझे इन आमों के पेड़ से एक मीठा आम तोड़ दो। क्यों? ये मेरे पेड़ हैं, मैंने इन्हें मेहनत से बड़ा किया है, मैं तुम्हें क्यों आम दूं? कबूतर, अगर एक आम दे दोगे तो क्या हो जाएगा? ऐसी तेज बारिश में कहीं से भोजन भी नहीं मिल रहा। निकलो यहाँ से, और तुम पति पत्नी कोई काम करते नहीं हो और बस मुफ्त का खाना ही आता है। इसीलिए तो मैं तुम्हें गंदी आँखों वाला कबूतर कहती हूँ, क्योंकि तुम्हें किसी पर दया नहीं आती। बिजली कभी कबूतर को बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर बादल कौवा तोते के खेत में जाता है। कबूतर यार, मुझे अपने खेत से एक मकई का भुट्टा तोड़ दो, मैं कल से बहुत भूखा हूँ। तो तुम्हें किसने कहा है कि सारा दिन आवारा घूमो? मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि अपने खेत में फसल उगाओ, लेकिन तुम पति पत्नी ने तो कसम खा रखी है काम ना करने की। बस बस, अगर भुट्टा नहीं देना तो ना दो, मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं। आहा जाओ, नहीं देना मुझे कोई भुट्टा। मेरी पत्नी तुम्हें ठीक ही कहती है, मोटी चोंच वाला तोता। फिर बादल कौवा भी तोते से लड़ झगड़ कर अपने घर चला जाता है। बादल जी, आज मैं कबूतर से मीठा आम लेने गई तो उसने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई और एक भी आम नहीं दिया। मुझे भी उस तोते ने अपने खेत से मकई का भुट्टा नहीं दिया। बादल जी, कितना अच्छा हो जाए कि अगर ये सारा जंगल पक्षियों से खाली हो जाए, वो गंदी आँखों वाला और मोटी चोंच वाला यहाँ से चले जाएं। इस तरह जंगल पर हमारा कब्जा होगा। बिजली, बात तो तुम्हारी ठीक है, हमें रोज रोज दाना लेने भी नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन हम सब ये करेंगे कैसे? हाँ बिजली, तुम अपनी माँ के पास जाओ, उनके पास तो शैतानी विचार होते हैं, वो तुम्हें जरूर कोई उपाय बताएगी। जब बारिश रुकती है तो बिजली कभी दूसरे जंगल अपनी माँ के पास जाती है और वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। बिजली, अगर तुम जंगल खाली करवाना चाहती हो तो उन पक्षियों को बताओ कि आज रात जंगल में तूफानी बारिश आने वाली है। इतना बड़ा तूफान आने वाला है कि जंगल के सभी घर टूट जाएंगे। तुम देखना, वो सब डरकर वहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन बिजली बेटी, मेरा हिस्सा देना ना भूलना। हाँ हाँ माँ, मैं तुम्हें ही पहले मीठे आम देकर जाऊंगी। फिर बिजली कभी वापस अपने जंगल लौट आती है। बादल जी, हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले जाकर उस मानो चिड़िया को डराते हैं और फिर मानो चिड़िया सभी पक्षियों को जाकर बता देगी। उसकी बात तो सभी पक्षी मानते हैं। फिर बिजली और बादल मानो चिड़िया के घर जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। मानो चिड़िया घर से बाहर आती है। अरे क्या हुआ बिजली और बादल, आप यहाँ? मानो बहन, क्या तुम्हें नहीं पता कि आज रात जंगल में क्या होने वाला है? नहीं बिजली बहन, क्या होने वाला है? रात को जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, मैं और बिजली अपना सामान बांधकर यहाँ से जाने वाले हैं। लेकिन आप दोनों को ये किसने बताया? हमें मौसम का संदेश देने वाला पक्षी बता कर गया है। तुम भी अपना सामान बांध लो और बाकी पक्षियों को भी बता दो। हाँ चिड़िया बहन, जितनी जल्दी हो सके सब यहाँ से चले जाते हैं, वरना सभी मारे जाएंगे। ये सुनते ही मानो चिड़िया जल्दी से कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, जल्दी से अपना सामान बांध ले, रात को जंगल में तूफान आने वाला है। चिड़िया बहन, अभी अभी तो मेरे खेत में मकई के भुट्टे लगे हैं, मैं अपनी फसल को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? कबूतर भैया, जान ज्यादा कीमती है, जब तूफान खत्म होगा तो हम वापस लौट आएंगे। फिर मानो चिड़िया तोते के घर जाती है और वो तोते को सारी बात बताती है। चिड़िया बहन, मेरा घर बहुत मजबूत है, कुछ भी नहीं होगा। तोते भैया, क्या पता कि तूफान कितना तेज होगा, अभी इस समय अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। फिर मानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। सभी पक्षी अपना अपना सामान बांधने लगते हैं। शाम होने से पहले पहले वो सभी जंगल खाली कर देते हैं। बिजली और बादल भी बाकी पक्षियों के साथ वो जंगल छोड़ने का नाटक करते हैं।
जैसे ही बाकी पक्षी दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं तो बिजली और बादल तुरंत अपने जंगल की तरफ लौट आते हैं। बादल जी, मुझे नहीं पता था कि इन पक्षियों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। आधा काम तो उस चिड़िया ने ही कर दिया, सभी पक्षियों को जंगल से निकाल दिया। हाँ बिजली, अब तो सारा जंगल हमारा है। वो पति पत्नी अपने घर से निकलते हैं और कबूतर के बाग में जाकर मीठे मीठे आम खाने लगते हैं। इतने मीठे आम तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए। वो गंदी आंखों वाला सारे आम खुद खाना चाहता था। कितना मजा आएगा बादल जी, जब वो जंगल लौटेगा तो उसके पेड़ पर एक भी आम नहीं होगा। बिजली, उस तोते ने भी मेरी बहुत बेइज्जती की थी। चलो उसके खेत से भी भुट्टे खाते हैं। फिर वो दोनों तोते के खेत में जाते हैं और जी भर कर भुट्टे खाते हैं। शाम को वो अपने घर में आकर सो जाते हैं। रात होते ही जंगल में बहुत तेज तूफान आ जाता है। जंगल में बहुत तेज हवाएं चल रही थी और साथ में बहुत तेज बरसात भी हो रही थी। तेज हवा के कारण पक्षियों के घर जोर जोर से हिलना शुरू हो जाते हैं। दोनों कपों की आँख खुल जाती है। बिजली, यहाँ तो सच में तूफान आ गया है। हमारा घर तो जोर जोर से हिल रहा है। बादल जी, बारिश भी बहुत तेज है। हम तो उड़कर किसी सुरक्षित जगह पर भी नहीं जा सकते। तेज हवा के झोंके से उनका घर नीचे आकर गिरता है। कपों को इतना समय भी नहीं मिलता कि वो अपने घर से बाहर निकल सके और वो दोनों ही घर के साथ नीचे दब जाते हैं। वो दोनों फूट फूट कर रो रहे थे। बादल जी, अगर यहाँ कोई पक्षी होता तो हमारी मदद करता, लेकिन हमने तो सभी पक्षियों को यहाँ से निकाल दिया। बिजली, हमें हमारे किए की सजा मिली है। तोते और कबूतर भैया, आपको पता है कि जंगल में बरसात का मौसम आने ही वाला है। क्यों न हम पास वाले जंगल से दाना लाकर जमा कर लें। कल मैं गई थी पहाड़ों की ओर। वहाँ जो नदी है वो भी सूखी हुई है, लेकिन उस नदी में ढेर सारे चावल उगे हुए हैं। अगर आप मेरी बात मानो तो हम सब मिलकर वो चावल के पौधे काटकर अपने अपने घरों में जमा कर लेते हैं और जब बरसात शुरू होगी तो हमें भोजन की कोई कमी नहीं होगी। चिड़िया बहन, अब तो मौसम बदल गया है। अब कहाँ इतनी देर बरसात होती है। अगर 1 या 2 दिन बरसात हो भी गई तो गुजारा कर लेंगे। हाँ चिड़िया बहन, कबूतर ठीक ही कह रहा है। वो नदी तो है भी बहुत दूर, हमसे इतनी दूर नहीं जाया जाता। जैसे आप दोनों की मर्जी। मुझे तो डर लग रहा था बरसात से, इसीलिए आई थी आपके पास। फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो सीधा कबों के पास जाती है। बादल और बिजली, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे क्या हुआ चिड़िया, तुम तो हर समय परेशान ही रहती हो। बिजली बहन, बरसात होने वाली है। हमारे पास इतना भोजन नहीं है जो हम बरसात में खा सकें। पहाड़ों वाली नदी में ढेर सारा अनाज उगा हुआ है। अगर बारिश हो गई तो नदी में पानी आ जाएगा और वो सारे चावल खराब हो जाएंगे। आप दोनों भी मेरे साथ चलो, हम मिलकर वो चावल ले आते हैं। चिड़िया, बहुत दूर की सोचती हो तुम। वो तो बहुत दूर है नदी, हम तो इतना दूर नहीं जा सकते। हाँ चिड़िया, अगर तुमने जाना है तो जाओ, हमें क्यों लेने आई हो। बस आ जाती हो रोज नए नए भाषण देने। फिर मानो चिड़िया चुपचाप वहाँ से अपने घर लौट जाती है। मेरी तो कोई बात नहीं सुनता। न जाने क्यों पक्षियों को चिंता नहीं है क्या खाएंगे सब। अगर बरसात ज्यादा दिन के लिए आ गई तो। मामा, अगर मैं चलूं तो आपके साथ हम दोनों मिलकर वो अनाज लाकर अपने घर में जमा कर लेते हैं। मामा, मैं काम कराऊंगी आपके साथ। मैं चावल के पौधों को इकट्ठा करूंगी और आप उन्हें उठा उठा कर घर ले आना। ठीक है मीना बेटी, हम सुबह ही जाएंगे। फिर वो दोनों माँ बेटी सो जाते हैं। अगली सुबह चिड़िया और उसकी बेटी सुबह सुबह ही निकल जाती हैं। मामा, यहाँ तो चावल के ढेर सारे पौधे हैं। हाँ मीना बेटी, नदी सूखी हुई है ना, इसलिए अगर बरसात हो गई तो ये सारे चावल पानी में डूब जाएंगे। फिर वो माँ बेटी मिलकर चावल के पौधे तोड़ते हैं। मामा, आप ये चावल घर ले जाएं, मैं तब तक और इकट्ठे करती हूँ। फिर मानो चिड़िया वो चावल लेकर घर जाती है और उसकी बेटी मीना और चावल तोड़ने लगती है। बादल जी, वो देखो चिड़िया, चिड़िया हो गई पागल, चिड़िया हो गई पागल। बरसात आई नहीं
और तैयारी ऐसे कर रही है जैसे शाम को ही बरसात हो जाएगी। मानो चिड़िया बिजली की बात अनसुनी करके वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपने घर में चावल रखकर जब वापस आती है तो वो कभी वहीं बैठे हुए थे। बिजली बहन, जाना है तो आ जाओ, वहाँ ढेर सारे चावल हैं। अगर बारिश आ गई तो तुम दोनों भूख से मरोगे और वो सारे चावल पानी में खराब हो जाएंगे। जाओ जाओ, तुम ही करो पहाड़ों की सैर, हमें कोई जरूरत नहीं है। फिर वो माँ बेटी सारे चावल इकट्ठे करके अपने घर ले आती हैं। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं। एक सुबह आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। ऐसे लग रहा था कि दिन में रात हो गई हो और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, बारिश कितनी अच्छी लग रही है। हाँ मेरी जान, अब हमें कोई चिंता नहीं है इस बरसात की। बारिश फिर ही अच्छी लगती है जब कुछ घर में खाने को हो। शाम हो जाती है लेकिन बारिश अभी तक नहीं रुकी थी। बारिश तो पहले से भी ज्यादा हो गई थी। बादल जी, सबसे निकम्मे तुम ही हो जंगल में। बारिश आज शुरू हुई है और हमारे पास एक दिन का भी दाना नहीं। चुप कर कर बैठ जाओ बिजली, तुम्हारा पेट है या कुआं जो भरता ही नहीं। अभी सुबह ही तो दाने खाए थे। जब बारिश रुकेगी तो ला दूंगा तुम्हें कुछ खाने को। ऐसे मौसम में तो मैं किसी के यहाँ चोरी भी नहीं कर सकता, क्योंकि सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठे हैं। और फिर सारी रात बारिश होने के कारण हर तरफ पानी ही पानी जमा हो गया था। कबूतर यार, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। अगर चिड़िया की बात मानी हुई तो आज हम भी बरसात के मजे ले रहे होते। हाँ चीकू यार, ऐसी बारिश में भूख से मरने से अच्छा है कि हम कहीं से दाना ढूंढ कर लाएं। चलो कबूतर, बादल के पास चलते हैं। फिर तोता और कबूतर तेज बारिश में कौवों के घर जाते हैं। आओ चीकू और बंटी, क्या कुछ खाने के लिए लाए हो? नहीं नहीं, हम तो खुद भूख से मर रहे हैं। दाना ढूंढने के लिए निकले थे। जंगल में हर तरफ पानी ही पानी है, इसलिए हम दोनों तुम्हारी तरफ आ गए। बादल जी, तुम भी इन दोनों के साथ दाना ढूंढने जाओ, मैं मर रही हूँ भूख से। चार कबूतर, जो चिड़िया बता रही थी कि उस सूखी नदी में ढेर सारे चावल हैं, क्यों न हम वहीं जाएं, कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। हाँ, बात तो ठीक है तुम्हारी बादल, ज्यादा ना सही तो थोड़ा ही सही, लेकिन कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। फिर वो तीनों तेज बारिश में नदी की ओर चले जाते हैं। ये क्या तोते और कबूतर, यहाँ तो पानी ही पानी है। नदी तो पानी से पूरी तरह भर चुकी है। अगर मानो चिड़िया की बात मानी होती तो आज ऐसी तेज बारिश में अपनी जानों को खतरे में ना डालते। चलो अब वापस चलते हैं, यहाँ तो चावल का एक दाना भी नहीं है। फिर वो तीनों नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। वो तीनों एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। दोस्तों, भूख के मरने से अच्छा है क्यों ना हम मानो चिड़िया के पास चले, वो जरूर हमें कुछ खाने को दे देगी। ना भाई तोते, मर जाऊंगा लेकिन उस चिड़िया से भीख नहीं मांगूंगा। ठीक है काफी, अगर तुमने नहीं जाना तो ना जाओ। चलो तोते, हम चलते हैं। फिर चीकू तोता और बंटी कबूतर दोनों मानो चिड़िया के घर की ओर चले जाते हैं। चिड़िया बहन, हम दोनों बहुत शर्मिंदा हैं, हम भूखे हैं, हमारी मदद करो। कबूतर भैया, उस नदी में इतना ढेर सारे चावल थे कि हम सारी जिंदगी बैठकर भी खाते तो वो कभी खत्म न होते, लेकिन अब तो पानी भर गया होगा उस नदी में। हाँ चिड़िया बहन, मैं तोता और कौवा गए थे वहाँ तो पानी ही पानी था। आप सबने ऐसी तेज बारिश में वहाँ जाकर बहुत बड़ी गलती की। जंगल के सभी पक्षी मुझसे दाना लेकर जा रहे हैं, आप दोनों भी आ जाते। मैंने कौन सा मना किया है किसी को। शेले तोते और कबूतर भैया, ये चावल आप ले जाएं, अगर खत्म हो जाए तो और ले जाना। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर तोता और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। उधर बिजली का भी भूख की वजह से मर रही थी। बादल जी, मुझे लगता है मैं भूख से मर जाऊंगी, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा। बिजली की ऐसी हालत देखकर बादल कौवा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया बहन, बिजली ने भेजा है मुझे, वो भूख से मर रही है। वो कह रही है कि मेरी बहन चिड़िया से कुछ चावल ला दो मुझे खाने के लिए। कौवे भैया, आप ये चावल ले जाओ, लेकिन हाँ, मेरी बात याद रखना, हमें कभी भी अच्छे समय में अपने आने वाले बुरे समय को नहीं भूलना चाहिए।
मानो बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने मजाक उड़ाया था तुम्हारा। फिर बादल कौवा मानो चिड़िया से ढेर सारे चावल लेकर अपने घर की ओर चला जाता